हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे संख्याओं का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे संख्याओं का ज्ञान। संख्याएं होती क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा संख्याएं होती क्या है। ये आपके कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के काम की चीज़ है। हाँ, वैसे तो ये कक्षा 10 के आगे भी काम आते हैं, यानी कि 11 12 अगर आप कुछ भी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आगे ये मतलब जहाँ पे मैथ की बात आ गई वहाँ पे एक आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये संख्याएं होती क्या है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो संख्याएं होती है, संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं तो 10 तक तो है, लेकिन काल्पनिक संख्या 11 में आपके काम आएगी, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि हमारा जो सिलेबस है 10 तक वास्तविक संख्या ही है। तो मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में ही बताऊंगा। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, भाज्य अभाज्य सम विषम, जितनी भी संख्याएं होती है सारी वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या के बारे में भी आपको बताऊंगा भी, हालांकि उसमें ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा जरूर। तो इसमें देखिए, इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सम संख्याएं। सम संख्याएं होती क्या है? वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाए सम संख्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाए, यानी कि अगर वे किसी संख्या में अगर हम दो का भाग देते हैं तो उसमें अगर कुछ भी शेष नहीं बचता है तो वह सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, माना जैसे यहाँ पे 2 4 6 8, ये मैंने इसके एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, अगर 8 में हम दो का भाग देंगे तो 2 चक्कू 8, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो यानी कि 8 जो है सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें दो का भाग देने पर शेष कुछ भी ना बचे, यानी कि अगर हम किसी संख्या में अगर दो का भाग देते हैं तो अगर उसमें कुछ शेष बचता नहीं है, ठीक है, तो वे विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे मैंने, 1 3 5 7 और 9। अगर हम 7 में अगर दो का भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, दो का भाग 7 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है। मतलब अगर हम किसी संख्या में दो का भाग देते हैं और उसमें एक शेष बचता है तो वे विषम संख्या कहलाएंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, इसके बाद आप देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनमें दो से अधिक गुणनखंड, यानी कि 3 4 5 जितने भी, यानी कि दो से अधिक जितने भी गुणनखंड होंगे वे भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है, 4 6 9 डेढ़ 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 करके मैंने, यानी कि जैसे अगर मैं 4 में अगर 4 के गुणनखंड देखूं, 4 के फैक्टर देखूं, तो उसके क्या क्या निकलेंगे? एक तो एक हो गया, दूसरा दो हो गया, तीसरा कुछ 4 हो गया, यानी कि 1 2 और 4, 4 के 3 गुणनखंड है। मतलब इसके 3 गुणनखंड है, यानी कि ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या होंगी। जैसे यहाँ पे 9 को देखें, 9 भी भाज्य संख्या होंगे क्योंकि इसके भी 3 गुणनखंड है। एक तो स्वयं एक हो गया, एक 3 हो गया, एक 9 हो गया, यानी कि इसमें 3 गुणनखंड है, 9 के 3 गुणनखंड है। एक एक हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, तो 9 भी एक भाज्य संख्या ही होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ तक तो आप क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिनके दो ही गुणनखंड हो। भाज्य संख्या में क्या होता है कि उसमें दो से अधिक गुणनखंड हो, लेकिन अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, अभाज्य संख्या में मैंने उदाहरण दे रखे 2 3 5 डेढ़ डेढ़, यानी कि अगर आप दो को देखेंगे, दो में एक तो एक गुणनखंड है, दूसरा स्वयं उसमें दो का ही भाग जाता है, यानी कि इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होंगी। दूसरा हमारे पास दूसरा उदाहरण दे रखा मैंने 3 का। 3 में भी देखिए, 3 में भी एक का भाग जाता है और स्वयं 3 का ही जाता है, तो यानी कि सबके दो दो ही गुणनखंड हो रहे हैं। जिनके दो गुणनखंड होंगे वे भाज्य संख्या होंगी, सॉरी अब माफ कीजिए, अभाज्य संख्या होंगी। इसमें देखिए दो, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
जी हाँ दोस्तों, एक को आप अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे, ना ये भाज्य में आएगा ना ये अभाज्य में होगी। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड, इसमें सिर्फ एक का भाग ही जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है। तो यानी कि ये ना भाज्य में आएगी ना अभाज्य में आएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या है जो एक से अनंत तक होती है। ठीक है दोस्तों, एक दो तीन चार यानी कि डेढ़ अनंत लाखों अरबों खरबों सारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। यानी कि प्राकृत संख्या को एक तरीके से हम समझ सकते हैं, वस्तुओं के गिनने में जो संख्या जिनका हम उपयोग करते हैं वे प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे हम किसी किसी वस्तुओं की संख्या गिननी है, जैसे हम कोई स्कूल में बच्चे बैठ के अगर हम उनकी संख्या हमें उनकी संख्याएं गिननी है तो हम उनको प्राकृत संख्या के द्वारा गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, हम उनको पूर्ण ना पूर्णांक संख्या के उसमें गिनेंगे। वो मैं भी आपको समझाऊं कैसे। मैं पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक होते हैं। यहाँ पर देख रहा है, पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक होते हैं। यानी कि अगर आप प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दें तो वे पूर्ण संख्या होंगी। यानी कि पूर्ण संख्या क्या दर्शाएंगे हम? 0 1 2 3 4 5 डेढ़ अनंत तक, यानी कि लाखों अरबों खरबों सारी क्या होती है? पूर्ण संख्या भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बोला था कि हम किसी भी वस्तुओं की संख्या सिर्फ प्राकृत संख्या में गिन सकते हैं, ना कि पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 ऐसा होती है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 डेढ़ ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, किसी की संख्या तो आप ऐसे तो गिनेंगे नहीं कि 0 1 2 3 4, आप तो इसको ऐसे गिनेंगे ना 1 2 3 4 5। इसलिए हम प्राकृत संख्या से ही वस्तुओं की संख्या को की काउंट करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तुओं के की संख्या को काउंट करने के लिए हम प्राकृत संख्या का ही सहारा लेते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे पूर्ण संख्या तो आपने जान लिया पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या को देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? यानी कि जितनी भी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होती है सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने कि जितनी भी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होती है सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। यानी कि 1 2 3 4 चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3 सारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा धनात्मक पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या रेखा पर कैसे होती है? बीच में 0 हो गया, दाईं ओर धनात्मक होती है तथा बाईं ओर ऋणात्मक हो। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक होती है और बाईं ओर ऋणात्मक होती है। ठीक है, इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q का मतलब जानते हो आप क्या होता है? P/Q का मतलब हो गया कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या अगर हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो वे परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक तो हम परिमेय संख्या की दो कंडीशन है, एक तो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और दूसरी कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए 1/4 है, तो 1/4 हमने P/Q के रूप में इसको लिखा है, तो ये परिमेय संख्या होंगे। तो आप कहेंगे कि 6 कैसे भाई परिमेय संख्या? इसमें इसको तो नहीं लिख रखा हमने P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में तो नहीं लिख रखा इसको। तो इसको देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग इसमें देंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। और Q डज नॉट, यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या हो गया। -7 इसको भी हम 1 लिख सकते हैं इसके नीचे, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। इसको ये √9 है, ये भी एक परिमेय संख्याएं होंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम √9 को हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, यानी कि हम इसको √9 को हम 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, यानी इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 के √9 एक परिमेय संख्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्याएं हो गए। इसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वे अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए √3 है, तो √3 को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 का कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि √3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। निकलता तो है लेकिन पॉइंट कुछ भी निकलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में निकलेगा, तो यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर हम इसका जैसे यहाँ पे √9 का वर्गमूल कितना निकला, 3 निकल गया, यानी कि पॉइंट में नहीं निकला, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो गई। इसका मान पॉइंट में नहीं निकला तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ये पॉइंट, इसका मान पॉइंट में निकल रहा है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, √7 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जैसे √16 हो गया, √16 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो √16 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद बात आ जाए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? हालांकि आपके सिलेबस 10th तक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप 11th में मैथ लेते हो तो वहां पे ये तो आपके काम आएंगे। काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो काल्पनिक संख्याएं वे देखो, देखिए यहाँ पे काल्पनिक संख्या, इसके नाम से पता चल रही है कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई गणित के उसमें कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसका हम कल्पना कर सकते हैं कि काल्पनिक संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम -√-5 लिखते हैं तो ये एक काल्पनिक संख्या होगी, क्योंकि कोई भी वर्गमूल में अगर कोई भी संख्या अगर किसी वर्गमूल में हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर कोई वर्गमूल में हो तो उसका कोई मान नहीं निकल सकता है। जैसा कि √-6, इसका भी हम मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर एक माइनस संख्या है, और हमेशा रखना है कि अंडर रूट के अंदर हमेशा प्लस वाली संख्या का ही मान निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम माना लिखते हैं √9, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, 3 गुणा के 3 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तब जाके ये इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।